हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फिर से हम कंटिन्यू करेंगे भारत की जनगणना के बारे में। और आज जो हम टॉपिक पकड़ेंगे वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। अब देखिए, सिंपल सी बात करें हम लोग तो एक सिंपल एनालिसिस क्या बोलता है, हम बचपन से जानते हैं या तो कोई सिटी में रहता है, सिटी यानी कि अर्बन एरिया। सिटी के बहुत सारे टाइप हैं, आज हम पढ़ेंगे। यानी कि या तो कोई शहर में रहेगा या तो कोई गांव में रहेगा, विलेज में। यानी कि कोई भी जो सेटलमेंट बस्तियां जो भी बसेंगी वो या तो ग्रामीण रहेगी या तो शहर में रहेगी, दोनों में से एक में रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि पहली चीज हम समझें तो अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, शहर क्या होता है और गांव क्या होता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि विश्व भर में, आप भारत की बात छोड़ो, पूरे विश्व भर में यदि हम बात करें तो एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है जो अर्बन एरियाज यानी कि रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया और अर्बन एरिया यानी कि शहरों को सेपरेट करता है। ऐसे कोई भी वैश्विक डेफिनेशन नहीं है जो सेपरेट करता है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे अंतर किया जाता है। तो यदि हम कॉमन सेंस से जो हम बचपन से देखते आए हैं उसके समझें तो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, अधिकतर जो होती है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि यहां पर महत्वपूर्ण जो है एक रोजगार का साधन है। वहीं पर यदि हम अर्बन एरिया में देखें तो वो क्या हो सकता है, या तो सर्विस सेक्टर, सेवा या औद्योगिकी क्षेत्रों में कोई हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी हो सकता है। तो ये दोनों में से होगा। इसके अलावा आमतौर पर जो हम समझते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जो आबादी होती है, जनसंख्या होती है, वो पॉपुलेशन कैसी होती है, कम होती है। वहीं पर कोई भी हम शहर में जाते हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या उससे छोटे भी शहर हो, तो वहां पर आबादी क्या है, ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है। आमतौर पर यदि हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं अर्बन एरियाज में। और यदि इसके अलावा भी हम समझे कुछ सामाजिक अंतर के बारे में बात करें तो हम देखेंगे शहरों में क्या होता है, शहरों में ज्यादा लोग क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, लिबर्टी ज्यादा होती है, ज्यादा एक दूसरे के बारे में इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक फीलिंग जिसे कहती है इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि लोग अपने में ही ज्यादा रहते हैं, ये फीलिंग रहती है अर्बन क्षेत्रों में। वहीं पर यदि आप रूरल क्षेत्रों में बात करोगे तो कम्युनिटी वाली फीलिंग रहती है, लोग समाज से ज्यादा जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के कामकाज को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग इसे इंटरफेरेंस बोलते हैं, कई लोग इसे क्या बोलते हैं, जीने का एक सामाजिक तरीका, और इसीलिए गांव को कई लोग ज्यादा बेटर मानते हैं। तो बहुत तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों को अंतर कर सकते हैं। ठीक है। अब यदि हम भूगोल की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं भारत की जनगणना सेलेक्ट करती है और उसके बाद इन दोनों के बेसिस में अंतर करती है। ठीक है, तो आज हम इनको पढ़ेंगे। पर कुल मिला के एक ब्रॉडर आइडिया हमें समझ में आ गया है कि या तो कोई ग्रामीण क्षेत्र होगा या तो कोई अर्बन क्षेत्र होगा यानी कि शहरी क्षेत्र होगा। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं संरचना की, भारत के हिसाब से बात करें तो 2011 की यदि हम जनगणना देखें तो उसमें टोटल यदि 100 लोग भारत में रह रहे हैं तो उसमें 31%, अंदाजा आप बोलो, 31% ही मात्र जो हैं वो रह रहे हैं शहरों में। यानी कि टोटल कितनी पॉपुलेशन बची, टोटल यदि हम देखें तो 79 जो प्रतिशत है, सॉरी इट वुड बी 69 जो प्रतिशत है ये कहां पर रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। इसी वजह से भारत को अभी भी एक रूरल एरिया बेस्ड कंट्री कहा जाता है। ठीक है, एक ग्रामीण देश है भारत, क्योंकि भारत की 2/3 में से ज्यादा जनता कहां पर रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसीलिए आप जब भी देखोगे कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक डिसीजन होना होता है, जैसे आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है उसमें वो रूरल डिमांड की, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के बारे में जरूर बात करता है। क्योंकि जब 2/3 लोग गांव में रहेंगे तो क्या होगा, उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस करते हैं तो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है
क्यों? क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट जनता आज भी भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। ये कब का डेटा है? ये है 2011 की जनगणना का। लेकिन भले ही जनगणना नहीं हुई है, फिर भी कुछ डेटा कलेक्ट किए गए हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो है वर्ल्ड बैंक निकालता है। ये वर्ल्ड बैंक में अर्बनाइजेशन यानी कि कितने लोग शहर में रह रहे हैं, अलग अलग देशों का है। तो यदि हम भारत का 2022 का भी देखें तो भारत में करीब 35% लोग जो हैं शहरों में रह रहे हैं। वहीं यदि हम बाकी क्षेत्र देखें, जैसे कि यूएस देखें, चाइना देखें, जितने भी अदर देश देखें, तो उनमें क्या होता है, जो शहरीकरण है बहुत ज्यादा है। यदि आप यूएस में देखोगे तो ये तो 80% से ज्यादा है। चाइना में लगभग 2/3% है। फॉरगेट यूएस एंड चाइना, जो हमसे कमजोर देश हैं अर्थ इकोनॉमी के टर्म्स में, चाहे देख लो बांग्लादेश, चाहे देख लो भूटान, उनमें भी 40% के आसपास लोग शहर में रह रहे हैं। यानी कि भारत का जो शहरीकरण है अपने जो सेम क्लास के जो देश हैं उनसे और जो विकसित देश हैं उनसे भी अर्बनाइजेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। 1/3 से भी कम जो भारत की पॉपुलेशन रहती है वो ही सिर्फ शहरों में रहती है। ठीक है, तो अब यदि हम इसका ट्रेंड देखें तो अभी तो यदि आप देख रहे हो 2011 में हमने कितनी बात करी, हम लोगों ने बात करी कि 31% लोग रह रहे हैं। लेकिन 1950-61 में 17% थे, 17-18%। यानी कि आजादी के इतने सालों के बाद इन 5-6 दशक में भी 2 गुना भी अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज के टर्म्स में नहीं हुई है। लेकिन यदि हम नंबर के टर्म्स में देखें तो नंबर के टर्म्स में कितना हो गई है, लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है ये। ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में अभी भी बहुत कम है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो भारत का शहरीकरण की प्रवृत्ति को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो मेजर शहरीकरण हुआ है वो अभी कुछ सालों में ही हुआ है, कुछ दशकों में हुआ है। तो जो सबसे पहला, सबसे ज्यादा जो शहरीकरण हुआ है वो 1961 से अभी तक हुआ है। लेकिन उससे पहले हम यदि 1931 तक देखें, 1931 तक देखें, तो जो शहरीकरण था बहुत ही ज्यादा कम था, वेरी स्लो रेट, यानी कि बहुत ही धीरे शहरीकरण का ये जो था चरण था। इसमें यदि आप देखोगे तो 1881 में कुछ 9% लोग जो थे वो शहर में रहते थे, वही बढ़कर मात्र 11-12% हुआ, यानी कि बहुत धीरे अर्बनाइजेशन हुआ। लेकिन उसके बाद यानी कि 1931 से 1961 में क्या हुआ, थोड़ा सा शहरीकरण का रेट बढ़ा। उसमें भी कहां सबसे ज्यादा बढ़ा, वो बढ़ा 1947 से लेकर 1961। ठीक है, अब हम समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, यदि कभी भी हम बात कर रहे हैं शहरीकरण का तो अर्बनाइजेशन मेजरली 2 कारण से होगा। सीधी सी बात है, 2 कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक जो होता है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या में बढ़ावट हो, जनसंख्या बढ़ जाए, जनसंख्या में वृद्धि हो, पहला कारण। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग क्या करें, अर्बन क्षेत्रों में मूव करने लग गए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ लोग बढ़ने लग गए। ठीक है, दोनों कारण हो सकता है। यदि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो ये नॉर्मल हमेशा होते रहती है, अभी भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। कोई मुंबई में किसी के पेरेंट्स हैं तो उनके जो बच्चे हैं मुंबई में ही होंगे, तो धीरे धीरे ये जो जनसंख्या है बढ़ते जाती है। लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि आज की डेट में कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, रूरल से अर्बन लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, 2 कारणों से बढ़ते हैं। सबसे पहले एक फैक्टर जो होता है वो होता है पुश फैक्टर, दूसरा फैक्टर जो होता है पुल फैक्टर। ठीक है, दोनों फैक्टर को हम आज यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये है रूरल एरिया, यानी कि ये है गांव, और गांव से लोग बढ़ रहे हैं शहर की ओर, सिटी की ओर। तो एक फैक्टर होता है
जो कोई गांव में जा रहा है तो गांव से क्या हो रहा है, इसे धक्का दिया जा रहा है कि यहां से बाहर निकलो। दूसरा जो होता है वो होता है शहर का पुल, शहर उसे खींच रही है। समझो दोनों के बीच में गांव कैसे धक्का देता है। सबसे पहले, क्या गांव में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यानी कि क्या गांव में रोजगार की सुविधा ज्यादा होगी? नहीं होगी। क्या किसी को कृषि नहीं करना है या मजदूर नहीं बनना है तो क्या वो अपना व्यवसाय यहां पर स्टार्ट करेगा? नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक यदि इश्यूज के हम मुद्दों को समझते हैं तो समाज में क्या है, अभी भी जातिवाद है, छुआछूत है। तो यदि कोई निम्न जाति का है और उन्हें इन सब पीड़ाओं से छुटकारा पाना है तो वो क्या करेगा, गांव से भाग जाएगा। अभी भी आप देखोगे एक दूसरे की जाति में शादी करना, दूसरे धर्म में शादी करना अभी भी परमिट नहीं है गांवों में। तो यदि किसी को इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज करना होगा तो वो क्या करेगा, गांव से भागकर शहर आ जाएगा। तो गांव वालों ने एक तरीके से उसे धक्का दिया। यदि किसी को पढ़ना हुआ यानी कि एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं होगी तो क्या हुआ, इस वजह से मजबूरी में वो शहर की ओर चले जाएगा। यदि किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, किसी को लगातार परपेचुअल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी की किडनी फेलियर है, किसी को कोई हार्ट डिसीज है, लगातार बार बार शहर की ओर जाके दिखाना पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, आमतौर पर वो शहर में ही बस जाते हैं। लेकिन कुछ है जो सिटी के जो आकर्षक बातें हैं वो इंसान को खींचती है शहर की ओर। जैसे कि हम क्या बात करते हैं, बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर युवाओं को बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के आकर्षक होता है, यार मुझे वहां पर जाके पब में घूमना है, मुझे वहां की बिल्डिंग में मॉल में जाके नए कपड़े खरीदना है, सब कुछ करना है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में आती है लाइफस्टाइल। वहां की फ्रीडम चखनी है, रोज रोज की किचकिच से दूर होना है। इन कारणों की वजह से क्या होता है, सिटी एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है। सिटी खासकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इन दोनों कारणों से होता क्या है कि जो रूरल एरिया से यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर लोग अग्रसर होते हैं। और जब लोग अग्रसर शहर की ओर होंगे तो शहर की पॉपुलेशन बढ़ेगी और इसी को तो हम शहरीकरण या अर्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ही दो कारण हैं जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ता है। तो यदि हम बात करते हैं 1961 से 2011 के फेस में, तो यहां पर क्या हुआ, जो पॉपुलेशन बढ़ी है अर्बन क्षेत्रों की, वो किसकी वजह से सबसे ज्यादा बढ़ी है, वो बढ़ी है क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, दोनों कारण से, पुश फैक्टर की वजह से भी और पुल फैक्टर की वजह से भी। अब यदि हम बात करें 1961 में, यदि हम देखें तो 18% के आसपास जो पॉपुलेशन थी वो कहां थी, अर्बन एरियाज में। अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, 31%, 31%, बहुत तेजी से बढ़ी है। यदि हम देखें एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में देखो तो यहां पर आज की डेट में कुछ 37 करोड़ है जो मात्र 7-8 करोड़ के बीच में थी। यानी कि 40 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है शहरों की, 30 करोड़ से भी ज्यादा जो है लोग अब कहां रह रहे हैं, शहरी इलाकों में रह रहे हैं। तो ये जो है भारत का अर्बनाइजेशन का ट्रेंड है। पहले बहुत धीरे बढ़ा 1931 तक, फिर 31 से 1961 के बीच में क्या हुआ, मीडियम रेंज में बढ़ा, और 1961 से अभी तक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए, यदि हम इसी को ग्राफ में प्लॉट करें तो ये हमने क्या देखा, 1951-61 में कितना था, बहुत ही कम प्रतिशत था, 17% पहले था। अब देखिए, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने बोला मॉडरेट ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, 1931 से 61 के बीच में अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ा, इस बात को समझ रहे हो आप। देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही 1947 में भारत को क्या मिली, आजादी मिली, तो जैसे ही आजादी मिली तो क्या हुआ, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बनाए गए, जैसे कि हर राज्य की एक कैपिटल सिटी बनाई गई। फिर कैपिटल सिटी के बाद क्या बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर था। तो ये छोटी छोटी सिटी बनी ना,
इसी के कारण शहरीकरण इस फेज में, आजादी के बाद आप देखोगे तो इसी के कारण शहरीकरण बढ़ गया, यानी कि नए क्षेत्रों को क्या घोषित कर दिया गया, अर्बन एरिया या सिटी घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो जहां पर ये यदि आप देखोगे 2011 के आसपास कितना प्रतिशत है, हमने देखा 31%। वहीं पर यदि आप देखोगे 1950 के आसपास मात्र 17% था। अब ये जो बढ़ रहा है ये 2040 से 50 के बीच में क्या होगा, ये जो अर्बन वाला एरिया है बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। ये देखो 2050 के थोड़ा सा पहले, और जो रूरल एरिया है वो धीरे धीरे घट के 2045-50 के बीच में 50% हो जाएगा। तो 2040 से 50 का जो दशक रहेगा वहां पर भारत की ग्रामीण जो पॉपुलेशन है और जो शहरी पॉपुलेशन है दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी, यानी कि रूरल पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली अपने आप घटेगी। सिंपल। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्शन भी देख लिया कि भारत का अर्बनाइजेशन ट्रेंड कैसे आएगा। अब यदि हम बात करते हैं आज की डेट यानी कि 2011 जनगणना की बात कर रहे हैं हम, उसमें कैसा राज्य के हिसाब से कैसा शहरीकरण है। तो जो सबसे ज्यादा शहरीकरण है वो है गोवा में। ठीक है, इसके बाद जितने भी आप देखोगे एवरेज से ज्यादा, एवरेज हमारा 2011 में कितना है नेशन लेवल पर 31%। तो हम ऐसे जितने भी राज्य जिसमें कि अर्बनाइजेशन 40% से ज्यादा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाई अर्बनाइजेशन। तो यदि हमके प्लॉट करना हुआ तो वो गोवा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, नीचे यदि आप देखोगे केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो ये है, ये कौन सा स्टेट है, मिजोरम स्टेट है। ये मेजर जो है ये सारे राज्य हैं जहां पर अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। यदि हम यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो दिल्ली में बहुत हाई अर्बनाइजेशन है, और इसके अलावा आप देखोगे तो चंडीगढ़ में बहुत हाई अर्बनाइजेशन है। इसके अलावा जितने भी आपको व्हाइट एरियाज में दिख रहे हैं इसमें अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा कम है, सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। बात समझ में आई। और बाकी जितने हैं ये सब एवरेज रेट पर हैं। ठीक है, तो हाई यदि हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया गोवा में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम, ये सारे हमने ऑलरेडी देख लिया 40% से ज्यादा है। यदि हम कम वाले देखें तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम इसी कैटेगरी में आ जाएंगे मिजोरम को छोड़ के, और ईस्टर्न स्टेट्स भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज की हम बात करेंगे तो मुख्यतः सारी यूनियन टेरिटरीज में अर्बनाइजेशन ज्यादा ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा स्टेट जहां पे मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहां पर होगी, वो होगी जहां पर अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम होगी, तो वो होगा हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम। ठीक है, यदि हम ऐसे बात करें जहां पे मिनिमम रूरल पॉपुलेशन होगी, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा अर्बन होगा, गोवा। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, तो यही वाले राज्य। परसेंटेज के टर्म्स में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा केरल में अर्बनाइजेशन है। ठीक है, लेकिन नहीं, केरल से भी ज्यादा गोवा में आएगा। छोटे राज्य में भी हम मान लेंगे तो गोवा में सबसे ज्यादा 62% जो है अर्बनाइजेशन है। उसके बाद परसेंटेज टर्म्स में केरल में आएगा, लेकिन हम जनसंख्या के टर्म्स में बात करें तो सबसे ज्यादा आएगा महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। ठीक है, अब यदि हम मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो छोटे छोटे राज्य आएंगे। ठीक है, जैसे कि गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। ठीक है, ये सब में मिनिमम। तो ध्यान रखना है जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है परसेंटेज के टर्म्स में और एक होता है पॉपुलेशन के टर्म्स में। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शहरीकरण। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, शहरीकरण क्या है। वैसे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया शहरीकरण क्या है। सिंपल शब्दों में यदि हम बात करें, जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोग बढ़ते हैं और लोग क्या करते हैं, शहर में रहने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शहरीकरण।
Urbanization is a phenomena where number of people living in urban areas increases, and this increase could be due to two factors जो हमने बात करी, जनसंख्या में वृद्धि और दूसरा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यानी कि ग्रामीण से शहरी प्रवास। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक डेफिनेशन जो हम पहले से क्वेश्चन आउट कर रहे हैं कि शहर जब हम बोल रहे हैं तो शहर होता क्या है। तो दो प्रकार के शहर होते हैं। सबसे पहला होता है वैधानिक शहर, यानी कि स्टेचरी टाउन। अब स्टेचरी टाउन क्या होता है? जिसे सरकार ने घोषित कर दिया कि यह शहर है, और सरकार ने यदि शहर घोषित कर दिया मतलब क्या होगा, वहां पर कोई ना कोई लोकल बॉडी बनाई होगी उस शहर को गवर्न करने के लिए, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेसिकली नगर पालिका, नगर निगम, या ऐसा कोई भी बॉडी रहे जो इस शहर को मैनेज करता है, तो वो क्या हो गया? स्टेचरी टाउन, वैधानिक शहर। लेकिन ऐसे कई हैं जो वैधानिक शहर नहीं है, लेकिन हमारी जनगणना बोलती है कि वो सिटी है, वो शहर है, तो उसे हम कहते हैं जनगणना शहर या सेंसस टाउन। अब सेंसस टाउन होने की 3 रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या है, हमने क्या बात करी, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होनी चाहिए, आबादी जो है कम होती है, इसका मतलब अर्बन क्षेत्रों में आबादी जो है ज्यादा होती है। तो ऐसा शहर, ऐसा क्षेत्र जहां पर 5000 के का मतलब आप जानते होंगे 1000 होता है, 5000 से ज्यादा आबादी है, उसे हम क्या कहेंगे? स्टेचरी टाउन होगा। लेकिन सिर्फ 5000 की आबादी नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी मीट होनी चाहिए, क्योंकि आप चले जाओ बिहार, बिहार का एक छोटा छोटा गांव है, वहां पर भी आपको 5000 से ज्यादा आबादी मिल जाएगी। तो साथ ही साथ इसके साथ एक और कंडीशन दे दिया कि जो भी लोग यहां पर काम करते हैं, जो मेल हैं और जो काम करते हैं, उसमें में से 75%, यानी कि 4 में से 3 जो पुरुष काम करते हैं, वो नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि क्षेत्रों में वो काम नहीं करना चाहिए, उनका रोजगार नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या मतलब है कि आमूमन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ही कृषि होती है। तीसरा यदि हम बात करें, तीसरा होना चाहिए कि जो जनसंख्या घनत्व है वो 400% से ज्यादा होनी चाहिए। कल हम लोगों ने बात किया था पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। इंडिया का एवरेज कितना है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यानी कि 382 से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, भारत 400 कर दिया। यदि 400 से ज्यादा लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं तो वो क्या होगा? और ये तीनों कंडीशन यदि कोई शहर फुलफिल करता है तो उसे हम जनगणना शहर कहते हैं। तो यदि हमारा सेंसस डेफिनेशन के हिसाब से शहर क्या होता है, यह डेफिनेशन याद रखनी होगी। 5000 से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, 75% जो पुरुष जो काम करते हैं वो गैर कृषि क्षेत्रों में काम करना चाहिए। तीसरी बात यदि हम बात करें तो जनसंख्या के घनत्व जो है वो 400 से ज्यादा होना चाहिए प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब यदि हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ें तो ये जो क्लासिफिकेशन है आरबीआई देता है। यदि आप बैंकों में कोई भी आपका फ्रेंड हो, पीओ वगैरह होगा, तो आप देखोगे जो बैंकर्स की सैलरी रहती है वो क्या होती है, वो डिसाइड की जाती है कौन से शहर में वो पोस्टेड है, उस हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। वो सैलरी इस टीयर पर डिपेंड करती है। तो ये क्या टीयर होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो मुख्यतः यदि हम बात करें तो 6 टीयर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, पिरामिडल फॉर्म, नीचे जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6, 6 भाग में क्लासिफाई किया गया है। कैसे किया गया है? सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस में। तो ऐसे जहां पर 5000 से जनसंख्या कम होगी वो टीयर 1 होगी, 5 से 10,000 होगी वो टीयर 2 होगी, 10,000 से 20,000 होगी तो वो टीयर 3 होगी, 20,000 से 50,000 होगी तो वो टीयर 4 होगी, 50,000 से 1 लाख होगी तो वो टीयर 5 होगी, 1 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो कौन सी होगी? टीयर 6 सिटी होगी। जो जितना ऊपर रहता है वो क्या होगा? एक्चुअली बेसिकली मैंने उल्टा बोल दिया, ये टीयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस,
तो टीयर 1 सिटी क्या होगी? वो सिटी जहां पर 1 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो जैसे कि उदाहरण ले लो, कोई मुंबई में रह रहा है, तो मुंबई में जो रहने की जो पूरा खर्चा होगा, हाउस रेंट होगा, बाकी सारी फैसिलिटी होंगी, महंगा होगा, तो आरबीआई क्या करेगा? मुंबई में सेम पोस्ट पे जो ऑफिसर रहेगा बैंक में, उसे ज्यादा वेतन देगा कंपेयर टू दोस लिविंग इन टीयर 6 सिटी। ठीक है, दिस इज अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट, शहर के पैटर्न की बात करते हैं। अब देखो होता क्या है, यदि हम आज की डेट में बात करते हैं शहर की, तो ऐसा नहीं होता है कि शहर एकदम से ग्रो हो जाता है। शहर का एक पैटर्न होता है जिसमें वो फिट आउट होता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, ये यदि हम बात करें, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। ये एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, यानी कि हम शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण इस पैटर्न में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ते जा रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, पहला क्या होता है? अर्बन विलेज। अर्बन विलेज के बाद हम बात करेंगे टाउन होता है। टाउन के बाद आता है सिटी होता है। सिटी के बाद यदि हम बात करें तो मिलियन सिटी होता है। इसके बाद मेगा सिटी होता है। फिर यदि हम बात करें तो कॉनरबेशन होता है। ठीक है, ये सारे टाइप्स होते हैं। अब हम एक एक को एक एक करके समझेंगे डिटेल में। अब देखो होता क्या है, इस तरीके से सबसे पहले जब कोई शहर आता है तो वो शहर होने से पहले क्या रहेगा? वो गांव रहेगा। तो यदि ये मान लो ये विलेज है और इसके पास दूर में कहीं एक सिटी है, तो धीरे धीरे क्या होता है, विलेज और सिटी आसपास कनेक्ट होने लगते हैं। जब कनेक्ट होने लगते हैं तो धीरे धीरे ये विलेज में क्या होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं, जिस चेंजेस के कारण ये विलेज गांव से बढ़कर क्या होता है, अर्बन विलेज में बदलने लगता है। क्या होता है इसका मतलब, क्या चेंज आते हैं? देखो उदाहरण के तौर पर पहले लोग यहां खेती करते थे, अब लोग खेती करना भूल गए और यहां पर हाईवे में क्या कर दिए, टोल्स लगा दिए। टोल्स लगा दिए, शहर के जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, रोजगार कहां से, किसान से बढ़कर ये सर्विस सेक्टर पे आ गए। छोटी मोटी और बात समझते हैं, यहां पर लोग क्या करते हैं, जो रियल स्टेट इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन ले लेते हैं। जमीन लेते हैं तो छोटी मोटी कॉलोनी आप देखोगे शहर के बाहर बन जाती है। तो यहां पर ये गांव वाले क्या करते हैं, जो बेसिक जो न्यूज़पेपर डिलीवरी दे दिए, न्यूज़पेपर की डिलीवरी दे दिए, डेयरी प्रोडक्ट्स दूध का डिलीवर कर दिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स दे दिए। गांव के लोग, गरीब लोग क्या किए, इन सोसाइटी में आकर वॉचमैन बन गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनको जो व्यवसाय है उसमें परिवर्तन आ गया, कृषि से लेकर अन्य सोर्सेस में। फिर यदि मान लो गांव में शादी हो रही है तो शादी की शॉपिंग करना हुआ तो कहां चले गए, गांव से आकर शहर चले गए, शहर में जाके शॉपिंग कर लिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो गांव की लाइफस्टाइल है वो बदल के कैसी होते जा रही है, शहर के जैसे लोगों की लाइफस्टाइल है वैसी होते जा रही है। तो इसे हम कहते हैं शहरी गांव या अर्बन विलेज, जो एक क्या है, ट्रांजिशन स्टेज है, संक्रमण चरण है, जहां पर आपको दोनों सुविधाएं मिलेंगी। गांव के कुछ कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे गांव किसमें बदल रहा है, शहर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शहर की जो विशेषताएं हैं, उन्हें धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है। बात समझ में आई? बस इतना सही है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम बात किए शहर का। अब शहर क्या है, सबसे छोटा यूनिट जो है अर्बन एरियाज का वो ये शहर है, जहां पर मैक्सिमम लोग क्या होंगे, इकोनॉमिक सेक्टर्स में कहां पर है, नॉन एग्रीकल्चर, गैर कृषि क्षेत्रों में काम करेंगे। यहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी और जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा। जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो सिटी में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यानी आर्थिक विकास होगा वो ज्यादा बढ़ेगा। सिटी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है वहां पर सामाजिक जो इंडिविजुअलिज्म की फीलिंग रहेगी वो ज्यादा बढ़ने लगेगी। और इस तरीके से जो हमने पढ़ा ये कर्व क्या पढ़ा, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और शहर की जो भावना है वो ज्यादा बढ़ते जा रही है, कृषि से लोग ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। अगला क्या हम बात करेंगे, मिलियन प्लस सिटीज। मिलियन सिटी मतलब क्या, ऐसे सिटीज जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग किसी
एक शहर में रहते हैं। और ज्यादा हम बड़ी बात करेंगे तो मेगा सिटी, मेगा सिटी यानी कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग क्या हैं यहां पर रहते हैं, जिसमें इंडिया में जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गया, ये जो सारी मुंबई हो गई, ये सारी सिटीज क्या हो गई, मेगा सिटीज हो गई भारत की। और आखिरी जो इसमें चरण में आएगा वो आएगा कॉनरबेशन। ठीक है, कॉनरबेशन यदि हम समझते हैं तो ये दो शब्दों से, इसका देखो हिंदी में भी आपको कॉनरबेशन ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड से डिराइव्ड है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये दो शब्दों से बना है। कॉन मतलब कि कॉन्टिन्यूअस प्लस अर्बनाइजेशन, तो ये दोनों शब्दों को जब जोड़ दिया गया है तो क्या बना है, कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन, कॉनरबेशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम जैसे बात कर रहे हैं सिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो क्या होता है, सिटी क्षेत्र में भी बढ़ती है और जनसंख्या में भी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर ये देखो, मान लो ये एक सिटी है, ठीक है, अब सिटी क्या होगी, आजू बाजू वाले में यहां पर रोड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, हर क्षेत्रों में रोड का डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे रोड क्या होगी, आगे ज्यादा फैल जाएगी और इस माध्यम से क्या होगा, शहर धीरे 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 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे कोई भी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का कोई भी शहर उठा लो, चाहे वो अंबिकापुर उठा लो, बिलासपुर उठा लो, रायपुर उठा लो, क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। और आजू बाजू वाले जो गांव वाले क्षेत्र हैं जो पहले बहुत दूर लगते थे, आज की डेट में वो क्या है, इसी शहर का भाग लगते हैं। जैसे यदि आप अंबिकापुर में जाओ, अंबिकापुर में आप यदि एमजी रोड देखोगे, जो मनेनगढ़ रोड है, वहां पर आज से 10 साल पहले आप जाओगे, केंद्रीय विद्यालय ही बहुत दूर लगता था। अब आप चले जाओ आगे पूरा का पूरा सूरजपुर तक, विश्रामपुर तक, आपको लगेगा, ये सॉरी विश्रामपुर तरह, सूरजपुर तो दूसरे साइड हो जाएगा, विश्रामपुर तक चले जाओ, आपको लगेगा यार ये तो शहर का ही पार्ट है। क्या हो गया, शहर पास आने लग गए क्योंकि रोड के अलोंग क्या होने लगा, पूरा का पूरा विकास होने लग गया। तो इसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। इसे हम ये अर्बन एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है और ये सिटी जब फैलती है तो जो छोटे छोटे गांव आते हैं वो सिटी का ही पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब ऐसा जब बड़े स्तर पर होता है तो उसे कहा जाता है कॉनरबेशन। कॉनरबेशन में क्या होता है, मान लीजिए यदि हम छत्तीसगढ़ का मैप उठाते हैं आज की डेट में, तो यहां पर मान लीजिए आया रायपुर, ऊपर आया बिलासपुर, नीचे आया दुर्ग। तो आज से कुछ सालों बाद क्या होगा, मे बी 3 दशक बाद क्या होगा कि बिलासपुर रायपुर की तरफ बढ़ेगा, दुर्ग रायपुर की तरफ बढ़ेगा और ये जो तीनों शहर हैं ये लाइन से एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और ये एक ही शहर बन जाएगा, बीच में कोई भी गांव नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन, यानी कि इस पूरे लंबे से स्ट्रेच में एक भी गांव नहीं है, पूरा का पूरा शहर है। इसे ही हम कहते हैं कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि यह कोई काल्पनिक घटना है। ऐसी यदि हम बात करें तो ऐसा एक जगह हुआ है यूएसए में। यूएसए का जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट है, वहां पर विश्व का सबसे पहला कॉनरबेशन हुआ है, जो अटलांटिक के तट में ऊपर यदि हम बात करें तो ऊपर बहुत सारे सिटीज हैं, बॉस्टन है ऊपर और नीचे जो है मियामी तक, ये लगातार एक शहर की चेन है जहां पर एक लंबा सा हाईवे है, एक भी गांव नहीं है और एक पूरा का पूरा यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वॉशिंगटन डीसी है, बॉस्टन है, से नीचे तक हम आएंगे तो कौन सा क्षेत्र मिलेगा, वो हमें मिलेगा। तो यदि मैं एक बार आपको अमेरिका का मैप ड्रॉ करने के दिखाऊं तो ये नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर है मियामी और यहां पर है वॉशिंगटन डीसी, इधर आएगा बॉस्टन। फिर यदि आप देखोगे तो यहां पर कई सारे क्षेत्र हैं। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है अमेरिका का, ऊपर वॉशिंगटन डीसी से लेकर मियामी तक, यहां पर एक भी गांव नहीं है और ये विश्व का सबसे पहला कॉनरबेशन बना। तो कॉनरबेशन क्या है, एक एक्सट्रीम प्रकार का अर्बन एरिया है जहां पर जो अलग अलग जो रूरल अर्बन एरियाज थे वो फैल गए एक रोड के अलोंग और आजू बाजू वाले जो सिटीज थे वो एक साथ मर्ज हो चुके हैं। ऐसे मर्ज हुए हैं कि बीच में एक भी ग्रामीण क्षेत्र या गांव नहीं बचा है आज की डेट में। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक है। यदि हम बात करें
कॉनरबेशन की, तो ये जो वर्ड था सबसे पहली बार पैट्रिक गैडस ने कॉइन किया था। पैट्रिक गैडस ने बोला था कि ये सबसे पहली बार होता क्या है। और भारत में यदि आप देखोगे तो भारत में ये डेवलप हो रहा है। भारत में कहां डेवलप हो रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में। आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे लगातार पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों से ये उत्तर प्रदेश तक, तो भारत में कलका जो है हरियाणा में, उसके नीचे आओगे चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा। ये लगातार ये कुछ सालों में क्या होगा? ये पूरा का पूरा शहरी क्षेत्र बन जाएगा। और उसके अलावा ये दूसरी ब्रांच जो है सहारनपुर तक जाएगी। ये वाली ब्रांच थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये वाली ब्रांच आप देखोगे बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। यदि आप देखोगे इस क्षेत्र में क्या हुआ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। जैसे कि यहां पर क्या बना है? यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, जैसे जैसे एक्सप्रेसवे बन रहा है तो सिटीज और ज्यादा पास आते जा रही हैं। सिटीज पास आ रही मतलब क्या हो रहा है? समय और कम लग रहा है एक शहर से दूसरे शहर आने की ओर। इस वजह से बहुत दूर दूर सिटी के भी बाहर बाहर आप देखोगे बड़े बड़े मॉल्स बन जा रहे हैं। बड़े बड़े आप देखोगे तो शॉप्स बन जाती हैं, जो आपको वहां तक लोग आने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉनरबेशन है। अब एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, यानी कि कार्यात्मक वर्गीकरण। अब देखो होता क्या है, मान लो मैं बात करता हूं दिल्ली का। ठीक है, मैं बात करता हूं दिल्ली का, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत का, न्यू दिल्ली जो है भारत का कैपिटल है। कैपिटल है मतलब कि ये क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, प्रशासनिक सिटी है ये। ठीक है, यदि प्रशासनिक है तो यहां पर मुख्यतः प्रशासनिक काम होते हैं। यहां पर पार्लियामेंट है, सेक्रेटरीट है, जितने भी चीफ सेक्रेटरीज होते हैं भारत सरकार के वो यहीं पर होते हैं। ये जुडिशरी कैपिटल भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहां पर है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जितने भी काम होते हैं वो इस शहर में होते हैं, दिल्ली में, पूरे भारत के। क्या लेकिन यहां पर सिर्फ प्रशासनिक काम होते हैं? ये बोलना गलत रहेगा, क्योंकि यदि हम दिल्ली की बात करें तो क्या दिल्ली में बहुत ज्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, व्यवसायिक एक्टिविटी होती है? क्या वहां करोल बाग बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है? गाड़ियों की फिटिंग के लिए फेमस है करोल बाग। करोल बाग कोचिंग मार्केट के लिए फेमस है, करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर। इसके बाद यदि आप जाओगे तो क्या खाने के लिए चांदनी चौक फेमस नहीं है? कपड़े मार्केट के लिए ओल्ड दिल्ली फेमस नहीं है? तो यहां पर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं। इसके अलावा क्या एजुकेशनल हब नहीं है दिल्ली? यदि आप जो मैं क्षेत्र बोला, ओल्ड राजेंद्र नगर जाओ, करोल बाग जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर एजुकेशन के ही मिलेंगे। तो एक सिटी क्या होती है? एक से ज्यादा कार्य के लिए वो काम करती है, यानी एक से ज्यादा फंक्शन सर्व कर सकती है एक सिटी। जैसे कि हमने दिल्ली का उदाहरण लिया, पर फिर भी क्या होता है, हर सिटी क्या होती है? मुख्यतः एक फंक्शन में, किसी एक कार्य में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। उसमें एक फंक्शन जो है ज्यादा प्रोमिनेंट करता है, डोमिनेट करता है अदर फंक्शंस के तरफ। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? सिटी का भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। इस क्लासिफिकेशन से करने से हमें क्या फायदा होता है? फायदा कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं होता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के तौर पर हमें और आपके पढ़ने में यह आसानी देता है कि अच्छा ये इस तरीके का सिटी है। तो इसी के कारण आप देखोगे भारत को कई सिटीज में भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि हमने बात किया प्रशासनिक सिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, इसमें जितने भी कैपिटल सिटीज हैं वो आ जाएंगी। जैसे कि उदाहरण ले लो न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब आ गई। दूसरी सिटी हम बोल सकते हैं औद्योगिक नगर, जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। क्या हम जमशेदपुर को इस कैटेगरी में रख सकते हैं? सबसे ज्यादा आयरन स्टील का काम यहीं पर होता है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसे कुछ और सिटीज हैं, कोयम्बटूर, याद कीजिए हमने पढ़ा है कोयम्बटूर सालेम में क्या है? टेक्सटाइल मार्केट है। क्या हम अपने भिलाई को इस स्टील मार्केट में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवहन सिटी, शहर, ट्रांसपोर्ट सिटी। तो ट्रांसपोर्ट सिटी से क्या होगा? कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, ये है यदि हम मान लो बनाते हैं भारत का मैप, ठीक है,
तो मान लीजिए यहां पर है बिलासपुर, तो क्या बिलासपुर से हम देखेंगे कोलकाता के लिए ट्रेन चलती है, बिलासपुर से विशाखापट्टनम के लिए ट्रेन चलती है, चेन्नई के लिए चलती है, मुंबई के लिए चलती है, दिल्ली के लिए चलती है, और यदि एक आध दो और देना है और दे दो, ठीक है, बैंगलोर के लिए दे दो, त्रिवेंद्रमपुरम के लिए दे दो। तो क्या बिलासपुर एक ट्रांसपोर्ट सिटी हो गई, परिवहन सिटी? क्या इसी वजह से रेलवे हेड का जंक्शन है ये? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर क्या है? बिलासपुर है। क्यों? क्योंकि ये कई तरफ से कनेक्टेड है। इस वजह से कहीं भी कनेक्टिविटी भारत में चाहिए तो क्या हमें बिलासपुर से मिल जाएगी? तो बिलासपुर का जो विकास हुआ है वो मुख्यतः इसी के कारण हुआ है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आजू बाजू वाले शहरों से सामान लाना और बेचने के लिए वहां पर मार्केट में बेचना बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसपोर्ट सिटी कह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेजर पोर्ट सिटी है, बंदरगाह वाले सिटी, क्या हम वो सारे सिटी को ट्रांसपोर्ट सिटी में बोल सकते हैं? एक क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कमर्शियल, जहां पर बिजनेस ज्यादा होगा, जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, या छोटे शहर गुजरात का अहमदाबाद ले लो, ये सारे के सारे कमर्शियल सिटी बन गए। नेक्स्ट यदि हम बात करें माइनिंग, जहां पर माइनिंग सबसे ज्यादा होगी, तो चाहे यदि आप छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लोगे तो विश्रामपुर चले जाओ, क्या है? एक माइनिंग टाउन है, कोयला की माइनिंग होती है, SCCL की। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जितना भी दिखेगा मेजर माइनिंग का ही काम दिखेगा। ऐसे ही यदि हम बात करें रानीगंज, झरिया, ये सब क्या है? याद कीजिए, हमने कोल माइनिंग के पढ़ा है। ऑयल के लिए दिग्बॉय, अंकलेश्वर पढ़ा है हमने। इसके बाद कैंटोनमेंट यानी कि छावनी शहर, जहां पर कैंटोनमेंट है, उदाहरण के लिए देख लो जलंधर, अंबाला। ऐसे क्षेत्र जहां पर एजुकेशन डोमिनेट करती है उसे शैक्षणिक शहर बोल देंगे। क्या हम कोटा बोल सकते हैं? क्या हम पिलानी बोल सकते हैं? ठीक है। क्या हम कुछ क्षेत्र दिल्ली के बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं रिलीजियस और कल्चरल शहर, यानी कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक शहर। क्या हम इसमें अयोध्या बोल सकते हैं? क्या हम इसमें वाराणसी बोल सकते हैं? या हम इस प्रकार से बहुत सारे बोल सकते हैं। ये सारे कैसे हो गए? रिलीजियस शहर। दूसरे नंबर पर हम बोल सकते हैं टूरिस्ट शहर, यानी कि पर्यटन नगर। पर्यटन नगर में जितने भी मेजर टूरिस्ट साइट्स हैं उनको बता दो। अब इस क्लासिफिकेशन से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो क्या है? क्या हम किसी रिलीजियस सिटी की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें टूरिस्ट नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो यदि हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या क्या है? एक धार्मिक स्थल है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो बोलने की बात है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई करके एक क्लासिफिकेशन बनाया गया है, जिसका रियल लाइफ में महत्व बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत अधिक इसका महत्व नहीं होता है। ठीक है। तो इसी वजह से आप देखोगे इसे सिर्फ और सिर्फ अध्ययन के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए इन सारे क्लासिफिकेशन को किया जाता है। जैसे कि कोई भी उदाहरण देख लो, उदाहरण हमने बात किया माइनिंग टाउन के ही, तो क्या माइनिंग टाउन में दिग्बोई हो गया, झरिया हो गया, क्या इसमें सिर्फ माइनिंग की जाती है? क्या वहां कमर्शियल नहीं होता? क्या वहां स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन वहां पर जो पॉपुलैरिटी गेन हुई है उस शहर की, जो विकास हुआ है, वो ज्यादा किस वजह से हुआ है? माइनिंग की वजह से, खनन की वजह से ही हुआ है। तो यही जो है बेसिक्स हमको समझना था। ये एक बेसिक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है सिटी का जो हमें समझना था। और इसी के साथ हमने एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जो अर्बनाइजेशन है ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक बचेगा इसी से, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती हैं और भारत का अर्बनाइजेशन में इसमें क्या मेजर इश्यूज हैं। तो इनको हम समझेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।